हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब में। जैसा कि आप जानते हैं, ये इलेक्ट्रिकल जो लेटरल एंट्री वाले हैं ग्रुप के से जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आए हैं और उन्हीं से चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके एक प्रैक्टिस सेट पेपर बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आपके विगत वर्ष के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका संग्रह है। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप के 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के 3 का भी होता है, उसमें भी यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिकल से ही पूछे जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ऑफलाइन पेपर का जो सेट है उसी का ये पेज है। यहाँ पे देखते हैं, जो पहला लेसन है विद्युत का मूल जो है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, बीओटी शॉर्ट में बोलते हैं, इसके बराबर होता है आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁵ यहाँ पे ये पावर में है 5 जूल, या फिर बी ऑप्शन है 36 गुणे 10⁵5 जूल, या फिर 0.36 गुणे 10⁵5 जूल, या फिर 36 गुणे 10⁴ जूल। ठीक है, इसको 104 मत पढ़िएगा, ये टाइपिंग एरर है। तो यहाँ से पहले नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, बी वाला 36 गुणे 10⁵5। ठीक है, एक बीओटी में यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कलर चेंज कर लेते हैं, अब थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कौन सा यूज करता है? ए गैल्वेनोमीटर, बी विद्युत घंटी जो है इलेक्ट्रिक जो बेल होती है, सी मोटर, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दूसरे नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, बिल्कुल भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो अगर अमीटर की बात करते हैं तो ये सीरीज में लगता है। ठीक है, जैसे अमीटर से हम विद्युत धारा को मेजर करते हैं तो ये सीरीज में लगता है, तो इसके पैरेलल में हम जो है निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं। तो अगर आदर्श की बात करेगा तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ये शून्य हो जाएगा, यहाँ से ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है, किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ के नियम की बात करते हैं तो इन्होंने 2 नियम दिए थे, एक धारा का नियम, एक वोल्टेज का नियम। तो फर्स्ट नियम जो है धारा से संबंधित है, तो फोर्थ नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाला। ठीक है, विद्युत धारा से संबंधित है पहला नियम। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत धारा बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक चैप्टर से जो 5-5 क्वेश्चन डेली लेकर आते हैं, और टोटल जो इलेक्ट्रिकल में है 12 चैप्टर है, इन्हीं से पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए अगर आपको वोल्टमीटर में बदलना है तो कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, समांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, समांतर में उच्च प्रतिरोध। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर होता है तो यहाँ से हो जाएगा श्रेणी में। ठीक है, श्रेणी में वोल्टमीटर बदलने के लिए, क्योंकि वोल्टमीटर जो होता है ये समांतर क्रम में जुड़ता है, तो उसी का उल्टा होता है। ठीक है, उसी का अपोजिट होता है। जैसे ये समांतर में जुड़ेगा तो आप याद रखने के लिए श्रेणी में क्या जुड़ेगा तो इसके उच्च प्रतिरोध। ठीक है, सीरीज में क्या जुड़ेगा? उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध, यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा लेसन आ गया। ठीक है, सेल और बैटरी से, मतलब डेली आप हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका जो मतलब याद करने की क्षमता है ये काफ़ी विकसित होगी और अच्छे से सारे क्वेश्चन को बना सकेंगे। जब एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, वहाँ भी हर चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, ना कि एक चैप्टर से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को लिए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है? ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है एक रेशियो होता है, जो आपकी सापेक्षिक जो ग्रेविटी होती है, तो यहाँ से इसका जो कोई मात्रक नहीं होता। जैसे आप जानते हैं सापेक्षिक जो घनत्व होता है इसका भी कोई मात्रक नहीं होता, इसी प्रकार स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी कोई मात्रक नहीं होता। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं होता इसमें से। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक होती है। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता जो आपकी मरकरी सेल होती है इससे क्या होती है? अधिक होती है, तो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर मरकरी सेल में विध्रुवक, ठीक है, जो पोलर होता है या कौन कार्य कौन सा करता है? ठीक, 8th नंबर का जो आपका राइट आंसर है यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो 8th नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाए। विध्रुवक मतलब क्या हो गया? जो पोल्स होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो निगेटिव किस पोल की बात कर रहा है वो किस धातु का बना होता है या फिर किस चीज़ का बना होता है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाएगा। 8th नंबर का सी बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेक्लांची सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन सा करता है? ठीक है, जो माइनस पोल होता है, ठीक है, उसका कार्य मतलब कार्य कौन करता है? जस्ते की छड़, कार्बन की छड़, यहाँ पे
मैग्नीज मैग्नीज जो ऑक्साइड का लेप ये होता है, या फिर कॉपर जो सल्फेट, ठीक है, के रवे क्रिस्टल ये होता है, ठीक है। 9th नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जस्ते की छड़ जो निगेटिव ध्रुव के रूप में आपका कार्य करता है, जस्ते का छड़ यहाँ पे हमें प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करता है, ठीक है। ए रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत बल को उत्पादन करता है, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश में, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में। तो आप जानते हैं जो बैटरी होता है, ठीक है, बैटरी का क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या विद्युत को स्टोर करता है, और आवश्यकता पड़ने पर हम रसायन ऊर्जा से, ठीक है, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो आपका राइट आंसर ए वाला बिल्कुल भी हो जाएगा। 2 चैप्टर हो गए, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चुंबक और वैद्युत चुंबक। इंग्लिश में बोलेंगे तो मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश में करवाए, तो ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, और हिंदी में जो समझने का जो तरीका होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे उसको इंग्लिश में बता दिया करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हिंदी में ही क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आपको PDF मिल जाएगी इसका, बहुत से लोग PDF के लिए भी कहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और इसका PDF प्राप्त करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर जो मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेट से पहला क्वेश्चन है, स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है। जो स्थैतिक विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसका मान निर्भर किस पे करता है, ठीक है। कॉइल के प्रतिरोध पर, फ्लक्स के मान पर, फ्लक्स परिवर्तन की दर पर, या फिर डी चालक के आकार पर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा फ्लक्स परिवर्तन, ठीक है, d∅/dt, ठीक है। जितना भी आपका फ्लक्स में डिफ्लेक्शन होगा, परिवर्तन होगा, उसी पे आपका विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर 11th का हो जाएगा ये हो जाएगा सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है, मतलब थोड़ी मात्रा में आपका प्रतिकर्षित करता है, वो कौन सा पदार्थ होता है, ठीक है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है चुंबकीय, बी है डाया चुंबकीय, सी है पैरा चुंबकीय, या है डी फेरो चुंबकीय, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पैरा चुंबकीय बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थों को पैरा चुंबकीय बोलते हैं जो थोड़ी मात्रा में मतलब धातुओं को जो प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षण जो होता है चुंबक के चारों ओर पैदा चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है, ठीक है, आपको दिशा बताना है। ए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, मतलब नॉर्थ से साउथ पोल, बी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, या फिर सी चुंबकीय अक्ष के समांतर या चुंबकीय अक्ष के लंबवत, ठीक है। तो जो आपको पता है जो ये रेखाएं निकलती हैं, मैग्नेटिक्स जो लाइन्स होती हैं, ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाती हैं, एंड अगर छड़ के चुंबक के अंदर की बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, अगर बाहर पूछ रहा है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से आपका दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो राइट आंसर आपका ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है, ठीक, मतलब जो कैपेसिटी पावर जो है मतलब मैक्सिमम होती है, वह किसके लिए उपयुक्त होती है बनाने के लिए, ठीक है, मतलब किसे बनाने के लिए उपयुक्त होती है, जिसे हम विद्युत चुंबक बनाते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हो गया अस्थायी चुंबक, बी विद्युत चुंबक, सी अस्थायी चुंबक, या फिर अस्थायी चुंबक दोनों प्रकार के लिए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये अस्थायी चुंबक, परमानेंट अगर आपको मैग्नेट बनाना है, ठीक है, तो जो आप पदार्थ चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो कैपेसिटी होगी, मतलब जो ग्रहण कैपेसिटी होगी, ये मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए ये प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भी काफी पूछता है, तो इसको याद करके जाएंगे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, मैक्सवेल, गॉस, टेस्ला या वेबर, ठीक है। फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है ये वेबर होता है, तो डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, ठीक है। इससे देखते हैं, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है, अधिकतम मान बटा RMS मान बराबर क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है। इससे पहले हमने पूछा था एवरेज में जो औसत मान होता है, इसमें हमने आपको से पूछा है अधिकतम मान बटा RMS मान होता है, ठीक है। ए ऑप्शन है चरम गुणांक, ठीक है, इसको इंग्लिश में पीक फैक्टर बोलते हैं, बी फॉर्म फैक्टर, सी उपभोग फैक्टर, या फिर डी देखभाल, या फिर, ठीक है, गुणांक को मतलब देखभाल फैक्टर यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पीक फैक्टर हो जाएगा, या फिर चरम गुणांक हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे दोनों में हो जा रहा है, तो यहाँ से आपका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो पीक फैक्टर इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से पीक फैक्टर बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 17 नंबर, यदि औसत मान ज्ञात हो, ठीक है, एवरेज वैल्यू आपको पता हो, तो RMS मान से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। आपका बताना है 1.2 गुणे अधिकतम मान, 1.11 गुणे अधिकतम मान, 1.11 गुणे अधिकतम मान,
या फिर 1.1 गुणे औसत मान, ठीक है। तो यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1.11 गुणे एवरेज मान जब करेंगे तो आप आरएमएस मान जो है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि चक्र जो है साइकिल का अधिकतम मान हो ज्ञात हो तो ज्ञात किया जा सकता है औसत मान से, ठीक है। ए ऑप्शन है 0.707 ईमैक्स, बी ऑप्शन है 0.606 ईमैक्स, या फिर सी 0.707 जो तात्कालिक मान होता है, या फिर डी 0.606 तात्कालिक मान, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा 0.606 ईमैक्स, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चक्र, ठीक है, ये वाला हो गया शायद, सेमी क्वेश्चन शायद पेस्ट हो गया है यहाँ पे। तो एवरेज मान, यहाँ पे आरएमएस मान पूछ रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन में डिफरेंट है यहाँ पे। यदि चक्र साइकिल का अधिकतम मान ज्ञात हो तो ज्ञात किया जा सकता है आरएमएस मान, ठीक है। ए 0.070 तात्कालिक मान। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 0.707 ईमैक्स, ठीक है। वहाँ यहाँ पे आरएमएस मान पूछा गया है और वहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसमें पूछा गया एवरेज औसत मान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ज्या वक्री धारा साइनोसॉइडल करंट को I70 साइन 314 टी द्वारा व्यक्त किया जाता है तो आवृत्ति होगी, ठीक है। तो आवृत्ति यहाँ से अगर फाइंड करेंगे तो 50 हर्ट्ज आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत मापक जो यंत्र होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। 21 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, ठीक है। जो यहाँ पे डैम्पिंग जो यहाँ पे फोर्स जो डेवलप किया जाता है उस किसके द्वारा किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, ए वायु अवमंदन, बी कमानी अवमंदन, सी एडी करंट अवमंदन, या फिर डी द्रव अवमंदन, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये एडी करंट जो है, एडी करंट जो डैम्पिंग फोर्स यहाँ से हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए, ठीक है, बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि उसमें, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो, बी उसमें अवमंदन उपस्थित ना हो, उसमें निम्न अवमंदन उपस्थित हो, या फिर उसमें उच्च अवमंदन उपस्थित हो, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है। उचित अवमंदन आपका अवस्थित होगा, डैम्पिंग जो फोर्स होता है ये उपस्थित होगा। तो जो आपका पॉइंटर है, जो आपकी जिसे सुई बोलते हैं, ये हिलेगी नहीं, मतलब एक संकेतक पे ही स्थिर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु क्या है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा याद करना है आपको, ये जो है फॉस्फोर बोरान होती है, ठीक है। इस्पात, नाइक्रोम, यूरेका, फॉस्फोर बोरान। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये फॉस्फोर बोरान से बनाई जाती है, ठीक है। फॉस्फोर बोरान आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वैद्युत मापक यंत्र से सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल, ठीक है। घुमाव बल क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है। विक्षेपक घुमाव बल, नियंत्रक घुमाव बल, या फिर डैम्पिंग घुमाव बल। तो 24 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो फोर्सेस होते हैं ये अप्लाई होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट में, तो ये सभी आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यदि चल कुंडली, ठीक है, मूविंग कॉयल धारा मापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अतः बदल कर दिया जाए तो यंत्र, ठीक है, ए का पाठ्यकांक अपरिवर्तित रहेगा, कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा, विपरीत दिशा में विक्षेप का मतलब है डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, दर्शाएगा, गलत पाठ्यांक दर्शाएगा। तो यहाँ से जो 25 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विपरीत दिशा में जो है विक्षेप डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से आपका जो पॉइंटर है विपरीत दिशा में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर से ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं, दृश्य जारा डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर से यहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ठीक है। तापकीय गति से रासायनिक स्थिति, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भी वाला होता है, आप जानते हैं, ठीक है। प्राइम मूवर मतलब जो आपकी उसकी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट को हम डीजल इंजन या मतलब किसी की भी सहायता से घुमाते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा के द्वारा हम गति ऊर्जा उसको देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। लेंज का नियम, ओम का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, या फिर न्यूटन का नियम, ठीक है। तो आप जानते हैं काफी इजी क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के से ही हम जनरेटर डीसी जनरेटर पर वर्क करते हैं, ठीक है, डीसी जनरेटर वर्क करता है। इनमें से कौन सी डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता है, ठीक है, क्या क्या मतलब जो बेसिक नीड है जो डीसी जनरेटर की, ठीक है। ए आर्मेचर, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी कम्यूटेटर तथा ब्रश, या फिर डी सभी, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बेसिक नीड्स हैं डीसी जनरेटर की, तो यहाँ से सभी हो जाएगा, ठीक है। मतलब आर्मेचर भी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, कंप्यूटेटर तथा ब्रश भी चाहिए, मतलब ये सभी चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा रूपांतरण का कौन सी कार्य डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है। मतलब ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप जानते हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसी को जनरेटर बोलते हैं। सी यहाँ पे बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, कार के स्क्रू नियम से, या दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम अगर धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, यहाँ से फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर से है, डीसी मोटर से आपको 5 क्वेश्चन लिए हैं, डीसी मोटर से देख लेते हैं। करंट की मात्रा को जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात होती है किस जो फार्मूले से, किस सूत्र से ज्ञात होती है। ठीक है, जो आर्मेचर करंट बराबर वोल्टेज माइनस जो बैक ईएमएफ होता है बटा आरए। ठीक है, जो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आई ए आर्मेचर जो करंट होता है वी प्लस ईबी, ईबी मतलब क्या हो गया, बैक ईएमएफ बटा आरए प्लस कैपिटल आर। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, और कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, आई ए बराबर वी बटा आर ए माइनस ईबी, या फिर आई ए बराबर ईबी बटा आर ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको निकालना है, ठीक है, करंट की मात्रा आई ए बराबर क्या होगा, वी माइनस ईबी। जी, ईबी क्या है, बैक ईएमएफ, आर ए क्या है, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटरों की बनावट, ठीक है, डीसी जनरेटरों के समान होती है, डीसी जनरेटरों से तुलना नहीं की जा सकती, जनरेटरों के समान होती है, केवल फ्रेम में भिन्न होती है, या फिर संरचना और फ्रेम संरचना समान होती है। ठीक है, तो यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी वाला, जनरेटरों के समान होती है, केवल फ्रेम में जो है ये बनावट में भिन्न होती है। ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है। ठीक है, ए आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, बी मोटर की गति, प्रति ध्रुव फ्लक्स, या डी उपयुक्त तीनों। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ठीक है, आर्मेचर के समांतर पथों, इसका जो फार्मूला निकालते हैं, बैक ईएमएफ बराबर 5ZNP अपॉन 60 है। ठीक है, 60 है। ठीक है, 5 क्या हो गया, जेड क्या हो गया, समांतर पथों की संख्या हो गई, एन क्या हो गई, मोटर की गति हो गई, और ए पोलों की संख्या हो गई। तो इसे सभी से आप इसका फॉर्मूला अगर देख लेते हैं, ईबी बराबर बैक ईएमएफ अगर हम निकालते हैं, यहाँ से हो जाएगा ईबी अगर हम निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है 5ZNP। ठीक है, अपॉन 60A, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ पेन में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ से 60A। ए का मान यहाँ पे लैब के लिए अलग लेते हैं, और वेब के लिए लैब में ए बराबर पी होता है, वेब में ए बराबर 2 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बैक ईएमएफ का मान हम फाइंड कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि समान अनुपाती है, जेड के समांतर पथों के पोलों की संख्या के, या फिर स्पीड के समान अनुपाती है। ठीक है, मतलब अगर पोल्स की संख्या बढ़ेंगे तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त तीनों हो जाएगा, मतलब तीनों यहाँ पे शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज, ठीक है, प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है, प्रयुक्त वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं डालता, प्रयुक्त वोल्टेज के पक्ष में कार्य करता है, प्रयुक्त वोल्टेज से स्वतंत्र होता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ये प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। ए बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर जो है उच्च विद्युत धारा लेगी। ठीक है, क्योंकि उच्च विद्युत धारा लेगी, ईबी बड़ा होता है वोल्टेज से, ईबी बराबर होता है 0 के, ईबी छोटा होता है वोल्टेज के, या फिर ईबी बराबर होता है वोल्टेज के। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, ईबी 0 होता है। ठीक है, 35 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं कैसे यहाँ पे होता है। ठीक है, जब मोटर में कोई भी बैक ईएमएफ ईबी नहीं क्रिएट हुई होगी, ऐसे में मोटर क्या होगा, पहले को बैक ईएमएफ चाहिए होगा। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए मोटर क्या करती है, हाई करंट को लेती है। ठीक है, मोटर हाई करंट लेगी, बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके बाद ही आपका मोटर जो है स्टार्टिंग जब रन कर जाएगी तो फिर अपने सामान्य अवस्था में मोटर करंट को लेने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, इसी कारण होता है कि बैक ईएमएफ 0 होता है, तो वहाँ पे आपका मोटर अत्यधिक 5 से 7 गुना तक करंट लेती है। ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम। परिणाम मित्र, ट्रांसफार्मर देखते हैं, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार की वोल्टेजता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है उच्च स्तर से निम्न स्तर, निम्न स्तर से उच्च स्तर, उपयुक्त में से दोनों, या फिर धारा में। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, उपयुक्त तो दोनों, उच्च स्तर से निम्न, जैसे हाई वोल्टेज है तो उसको लो वोल्टेज करेंगे, या फिर लो वोल्टेज तो उसको हाई वोल्टेज करेंगे, तो यहाँ से उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाएगी। ठीक है,
तो क्या होगा, कार्य करेगा, घूमने लगेगा। सेकेंड तो इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। सेकेंडरी साइड पर रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज देगा, डी बाइंडिंग जला देगा, ठीक है। तो 37 नंबर पर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। अगर आप एसी के बजाय डीसी देते हैं तो बाइंडिंग बिल्कुल भी जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता? विद्युत धारा वोल्टेज को बदलता है, शक्ति और वोल्टेज, शक्ति को ट्रांसफर करता है मतलब वोल्टेज को बदलता है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। शक्ति एवं आवृत्ति, ठीक है। तो ये पावर जो और ये जो उपयुक्त आपका ऑप्शन हो जाएगा, जिसे आपको टिक करना चाहिए था। 38 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। पावर्स और आवृत्ति में इसमें कोई चेंजिंग नहीं करता, ठीक है। वहीं वोल्टेज और धारा को ये केवल बदल सकता है। पावर को क्या ट्रांसफर करता है, ठीक है। आवृत्ति को ट्रांसफर करता है, नॉट भी मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी में कोई आपका चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं, लोड से संयोजित करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं या हमेशा ओपन रखते हैं? तो आपको बताया विद्युत स्रोत से संयोजित जो करते हैं, सब इलेक्ट्रिक सप्लाई से संयोजित करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, मतलब जो इफिशियंसी जिसकी मैक्सिमम होती है। तो ट्रांसफार्मर में क्योंकि रोटेटिंग कोई भी भाग नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है मैक्सिमम होती है, करीब आपका 98% तक। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 95 से 99, ये वाला ऑप्शन काफ़ी सुटेबल है। तो यहाँ से बिल्कुल भी डी वाला बिल्कुल भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटर से हमने क्वेश्चन को लिया है। निम्नलिखित में से किन बातों पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक इंड्यूस जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है कि आवृत्ति निर्भर करती है केवल घूर्णन गति पर, केवल पोल्स की संख्या पर, पोल्स की संख्या तथा घूर्णन गति पर, ठीक है। अल्टरनेटर की एक्साइटेशन पर, उत्तेजना पर, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पोल्स की संख्या तथा घूर्णन की गति पे हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा, क्योंकि F बराबर P/120 होता है, ठीक है। पी पोल्स की संख्या को दर्शाता है और एन जो होता है ये रोटेटिंग स्पीड को दर्शाता है। तो यहाँ से हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अल्टरनेटर की रेटिंग दर्शाता है, ठीक है। हार्स पावर में, किलोवाट में, यहाँ पे VAR में या फिर KVA में, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ये KVA में होता है। अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है ये किलो वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है। तो यहाँ से डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम मूवर होता है जो कि घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर का आउटपुट नियत रहे, मतलब इसकी गति को क्यों स्थिर रखते हैं? ताकि फ्रीक्वेंसी स्थिर रखने के लिए, वोल्टेज स्थिर रखने के लिए, करंट या फिर पावर फैक्टर, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला होगा। अगर गति में चेंजिंग आएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ठीक है। F बराबर P/120। अगर हम पी को बदलेंगे, पोल्स की संख्या या फिर एन स्पीड को बदलेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए गति को लगभग स्थिर रखा जाता है, ठीक है, ताकि फ्रीक्वेंसी स्थिर रहे। तो ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता है, ठीक है। अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, स्लिप रिंग तथा ब्रश, आर्मेचर या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ मैच कर रहा है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन को बताना है, ठीक है। ट्रू जो लाइन्स है, आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित की जाती हैं। अल्टरनेटर के आर्मेचर में डीसी धारा होती है, या सी ऑप्शन है जो ए एवं बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित की जाती है अल्टरनेटर के संबंध में, ठीक है। तो आर्मेचर जो कॉइल होती है ये स्टेटर में स्थापित की जाती है, क्योंकि यहाँ पे रोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर रोटर पे करेंगे तो यहाँ पे कॉइल्स पूरा उखड़ मतलब जाएगी। यहाँ पे बहुत स्पीड होती है, क्योंकि टरबाइंस पे आप जानते हैं फ्लो काफ़ी हाई होता है, इसलिए और अगर हम यहाँ पे लगाएंगे रोटर पे, हम आर्मेचर को लगाएंगे तो आपको ब्रश की ज़रूरत होगी। तो ब्रशों की ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए वहीं और स्टेटर पे हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर कॉइल जो स्टेटर में स्थापित होती है, ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे ये ओके। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो गया ये हो गया, आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित की जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इल्यूमिनेशन से जो क्वेश्चन आते हैं इसको भी देख लेते हैं। एक प्रदीप्त नली सामान्य बल्ब की तुलना में होती है, ठीक है। आंखों पर जोर पड़ता है और अधिक छाया पैदा होती है, अधिक प्रकाश देती है, बहुत अधिक शक्ति जो पावर कंज्यूम करती है, या कम प्रकाश देती है, ठीक है। तो 46 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, अधिक प्रकाश देगी एक सामान्य बल्ब की अपेक्षा। जो आपका प्रदीप्त नली होगी, ठीक है, जो फ्लोरेंस ट्यूब होती है ये अधिक प्रकाश देती है। तो आपका राइट आंसर बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति गुणांक क्या होगा जब उसे सुधारने के लिए प्रदीप्त दीप के साथ संधारित्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं तो आप जानते हैं पावर फैक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से A0, B30, C50 या फिर 100, ठीक है।
तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 47 क्वेश्चन का, जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, छोटे बल्बों की एक लड़ी समांतर पथ है, उनमें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करता है, तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुन के समझ लीजिएगा, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। छोटे बल्बों की एक लड़ी में समांतर पथ है, उनमें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करता है, फ्लैशर बल्ब का धारा का मान क्या होगा। एक बल्ब की धारा का मान का 1/6 भाग, एक बल्ब की धारा का मान का बराबर एक बल्ब की धारा का मान का 6 गुना बल्बों की कुल संख्या गुणे एक बल्ब की धारा के मान के बराबर। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, एक बल्ब की धारा का मान का 6 गुना। ठीक है, एक बल्ब की धारा का मान का 6 गुना, तो ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 वोल्ट वोल्टता के कितने बल्ब 240 वोल्ट स्रोत से श्रेणी में संयोजित किया जा सकता है जिससे उनका प्रचालन सुरक्षित रहे। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर हम फाइंड करेंगे 240 वोल्ट बाई 4 वोल्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 चौका 24, ठीक है 60 बल्ब आएंगे। 60 बल्ब को हम लगा सकते हैं, लेकिन 1-2 बल्ब और कम ही रखेंगे, जो मानक के हिसाब से यहाँ से 58 तक रख सकते हैं, 58 से 60 बल्बों तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप आयनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है। रेक्टिफायर, सहायक इलेक्ट्रोड द्वारा, मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड द्वारा, या फिर डी ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मेन और जो ऑक्सिलरी होता है मतलब सहायक होता है, ये इन इलेक्ट्रोडों के द्वारा होता है, तो सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अचालक, विद्युत तार, केबल्स, विद्युत उपकरण, इन सबसे जो क्वेश्चन आते हैं, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल वायर, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। ठीक है, सभी चैप्टर को सम्मिलित किए हैं, जो 12-13 चैप्टर है, इन चैप्टर से क्वेश्चन लेते हैं डेली 5-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है एथेंटिक आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा चालक है, बेकेलाइट, लकड़ी, लोहा, रबड़। ठीक है, चालक की बात करेंगे तो आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए या फ्रीली होते हैं। ठीक है, तो जो लोहा होता है, ठीक है, आयरन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 51 नंबर का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम वोल्टेज जिसे मध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता है। ठीक है, तो मध्यम अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। 650 वोल्ट तक हम यहाँ से एब्जॉर्ब, यहाँ पे 650 वोल्ट इसकी जो रेंज है बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कारण है कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग पिन को मोटा करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो 3 पिन टॉप होते हैं, ठीक है, इसके जो एक पिन होता है ये काफ़ी मोटा होता है, पिनों में भिन्नता दिखाई दे, अधिक क्षरण धारा वहन कर सकें, प्लग टॉप सॉकेट भली भांति प्रकार फिट हो सकें, या प्लग की मजबूती बनी रहती है। तो एक बेस्ट जो विकल्प होगा यहाँ पे इसके लिए प्रयोग करते हैं, अधिक क्षरण धारा जो है, जो लीकेज करंट होती है, इसको एब्जॉर्व कर सकें, वहन कर सकें। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का आपका बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः किस स्विच द्वारा 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे 3 फेज की बात कर रहा है तो TPIC 3 टम्बलर स्विच, ICDP हो जाएगा, या फिर पेंडेंट स्विच हो जाएगा। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल पोल आयरन क्लेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म अवश्य करके जाएंगे, लगभग 4-5 क्वेश्चन तो कभी कभी फुल फॉर्म से ही पूछ लेता है। ठीक है, तो TPIC का मान लो अगर फुल फॉर्म पूछता है तो यहाँ पे ट्रिपल पोल आयरन क्लेड जो होता है स्विच का प्रयोग करेंगे 3 फेज में, क्योंकि 3 फेज है तो ये वाला करेंगे। ठीक है, ICDP मतलब जो होता है या इसको डबल फेज के लिए करते हैं, 2 फेज के लिए करते हैं, तो यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर लघु परिपथ वियोजक, ठीक है, का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है इसमें डिफ्लेक्ट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए कहाँ पे प्रयोग करते हैं, मोटर जनरेटर की वायरिंग में, इस टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, या फिर मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, तो हम हर एक जो भवन होता है मतलब घर होता है उसके प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक कमरे में एक शॉर्ट सर्किट पर्पज़ के लिए देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक कमरे के लिए अलग देते हैं कि ताकि वहाँ पे हम सर्किट को अलग कर सकें, सर्किट को वियोजित कर सकें या फिर आइसोलेट कर सकें। ठीक है, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो हर एक चैप्टर में से लेकर चलना है, यानी कि हम एक ही चैप्टर से धारा से करें, वोल्टेज से करें, या फिर सभी चैप्टर को साथ में लेकर चलेंगे। तो पॉलिटेक्निक जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है या फिर कहीं भी आपका इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आएगा तो सब में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ELCB, ठीक है, जो प्रयोग करते हैं कम से कम कितनी लीकेज धारा को समझ सकता है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। 100 मिली एम्पियर मिनिमम करंट को ये एब्जॉर्ब महसूस कर सकता है, तो यहाँ से 100 मिली एम्पियर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रीवायरेबल फ्यूज है। ठीक है, जिस फ्यूज को आप बदलते हैं, ठीक है, तो आपके घरों में कुछ प्रकार का जो लगा होता है, जो
जिसका एक भाग फिक्स होता है और दूसरा भाग आपका मतलब आप निकाल सकते हैं, और उसमें वायर लगे होते हैं पतले से, वो अगर जल जाता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी, ए वाला बिल्कुल भी किटकैट फ्यूज़ जो होता है ये इसमें रिवायरेबल फ्यूज़ होता है, जिसको हम बदल सकते हैं जल जाने पे मतलब की स्थिति में। 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा एच किटकैट फ्यूज़ बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मल रिले विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। तो विद्युत धारा क्योंकि थर्मल रिले है तो ऊष्मीय प्रभाव पे ही काम करेगा, ठीक है। ए ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, बी ऊष्मीय प्रभाव, सी वैद्युतीय प्रभाव या फिर सरफेस प्रभाव, ठीक है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, ऊष्मीय रिले है तो थर्मल रिले है तो ऊष्मीय प्रभाव पे ही काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड टाइप फ्यूज में कौन सा द्रव भरा होता है, द्रवित CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर CaOH जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर का ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर आपका बी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात सर्किट ब्रेकर में हवा का दबाव जो होता है पारे का रखा जाता है, ठीक है। mm में ये मान होता है, तो 10 की घाते -2, 10 की घाते -3, 10 की घाते -4 या 10 की घाते -5। तो लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, 10 की घाते -3 आपका बिल्कुल भी राइट है। जो पारे का ब्रेकर में, सर्किट ब्रेकर में हवा का दबाव पारे का रखा जाता है, ठीक है। कितने mm में, 10 की घाते -3, ठीक है। ये बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो 12 चैप्टर्स है और सभी 12 चैप्टर में से हमने क्वेश्चन को लिया था। अब यहाँ पे थैंक यू बोला जा रहा है। आगे देखते हैं, छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके कमेंट क्वेरीज हैं उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, आप जरूर दीजिए, हम उसको जरूर अमल करेंगे, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर, PDF, वीडियोस के नोटिफिकेशन हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। किसी ई बुक हो गया आपका, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी दिक्कतें आ रही है, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है आप लिखिए तभी आप, और यहाँ से जो भी ये 4th नंबर की वीडियो थी इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसी तरह क्रम में डेली आएगी। तो मिलते हैं